ऐसा माना जाता है कि भारत में श्रुति परंपरा के साथ साथ लिखित परंपरा भी रही है, और ये उतनी ही प्राचीन है जितनी कि श्रुति और स्मृति की परंपरा रही है। वेदों को कंठस्थ करने के साथ साथ वेदों को लिपिबद्ध करना का भी कार्य भारत की भूमि पर होता रहा है। कश्मीर की इस भूमि पर ही शारदा लिपि का आविष्कार हुआ। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट पर। गिलगित जो है इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, जब भी वो कभी भारत का हिस्सा रहा है। भोजपत्रों में हमें प्राचीन हस्तलिखित शास्त्र प्राप्त होते हैं और उन शास्त्रों का कितना महत्व है। और आज हम प्रोफेसर वीरेंद्र बांगुड़ी से जानेंगे कि भारत में सबसे प्राचीन हस्तलिखित जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो कहाँ उपलब्ध हैं। जो प्राचीन भारत की बात कर रहे थे आप, तो प्राचीन भारत में लिखने की परंपरा थी और इसके हमें बहुत सारे जो हैं उल्लेख मिलते हैं। हमारे जो वेद पुराणों में भी उल्लेख है लिखने की परंपरा का। और यहाँ पर जो हमारे पास जो उपलब्ध है इस वक्त वो गिलगित से प्राप्त हुए हैं। ये पांडुलिपियाँ ये हमारे पास उपलब्ध है। ये जो गिलगित क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान के कब्ज़े में क्षेत्र है। कश्मीर का ये हिस्सा था, जम्मू कश्मीर राज्य का। और यहाँ पर जो है हमें जो है 1931 में गिलगित में प्राचीन एक बौद्ध विहार था, उसमें उसके उनके खंडरों में एक लकड़ी के बक्से में बहुत सारी पांडुलिपियाँ मिली। और जो ये पांडुलिपियाँ थी ये भोजपत्र पर लिखी गई थी और कुछ पांडुलिपियाँ जो थी वो ताड़पत्र के ऊपर, भोजपत्र पर और ताड़पत्र के ऊपर। तो ये जो है ये ग्रंथ यहाँ से उपलब्ध हुए। और अब ये जो यहाँ से जो है जो भेड़ चरा रहे थे चरावाहों को, ये वहाँ पर जब वो कुछ बच्चे खेल रहे होंगे उन खंडरों में गए, प्राचीन जो बौद्ध स्थल था वहाँ पर, तो वहाँ से उनको जब ये ग्रंथ उपलब्ध मिले तो फिर उन्होंने दिखाया होगा वहाँ पर जो है ग्रामवासियों को। तो ये चर्चा में आ गई ये बात और ये महाराजा हरि सिंह की नॉलेज में ये बात आ गई ये बात। तो ये फिर वहाँ से जो ये ग्रंथ थे ये फिर श्रीनगर लाए गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर थी। तो यहाँ पर ये लाए गए और फिर इनको जो है एसपीएस म्यूज़ियम में रखा गया, श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम में। तो ये हम 1931 की बात कर रहे हैं कि 1931 में ये वहाँ से उपलब्ध हुए। फिर उसके जो है उसके 7 साल बाद महाराजा ने 7 साल के बाद 1938 में महाराजा ने मधुसूदन कोल जी को यहाँ भेजा। मधुसूदन शास्त्री, हाँ, मधुसूदन कोल शास्त्री जी को यहाँ गिलगित भेजा कि आप उसका अध्ययन कीजिए उस क्षेत्र का, कि हो सकता है कि उसके साथ साथ और भी पांडुलिपियाँ वहाँ से मिलें या और भी जो प्राचीन धरोहर है वहाँ से मिले। तो मधुसूदन कोल जी वहाँ गए, उन्होंने जो क्षेत्र था जहाँ से वो खंडरों में जो पांडुलिपियाँ मिली थी उसका पूरा अध्ययन किया उन्होंने। और जो और भी खनन किया उन्होंने, जो जैसी उनकी योग्यता थी उसके अनुसार, तो उनको और भी पांडुलिपियाँ मिली वहाँ से। और साथ में जो हम देखते हैं जो ताड़पत्र हैं, ताड़पत्र जो पन्ने होते हैं इसके ऊपर वुडन कवर्स थे, वो पेंटेड थे, उसके ऊपर चित्र बने थे, वो भी वहाँ से उनको प्राप्त हुए। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये एक तो जो पहले जो पांडुलिपियाँ मिली थी उसके बाद जो ये दोबारा जो मधुसूदन कोल जी ने पांडुलिपियाँ वहाँ से ली फिर वो श्रीनगर लाया गया। तो इस तरह से जब ये चर्चा में आ गया तो इस पर फिर गहन शोध हुआ इन पांडुलिपियों को लेकर के। तो ऐसा मान सकते हैं कि गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट का अगर हम जो अस्तित्व सामने है 1931 में, और दूसरा जो इसका चरण का जो कार्य हुआ 1938 में जी जी। में इसका एक तीसरा भी एक चरण माना जाता है कि 1956 में एक इटालियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी इस पर काम किया। तुच्ची, आप तुच्ची की बात करें, तुच्ची की बात करें, उन्होंने भी कार्य किया। तो आप देखिए कि अब हम जब हम इन गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसकी एक और पृष्ठभूमि आती है। ये जो गिलगित का क्षेत्र है, गिलगित का क्षेत्र जो है बड़ा समृद्ध क्षेत्र था। देखिए गिलगित जो है, जो अगर हम अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करें, इसमें तिब्बत का पार्ट भी था, ये उसका इम्पोर्टेंट एक प्लेस था। और एक ट्रेड एंड कॉमर्स का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट केंद्र था इवन महाराजा के टाइम में। सिल्क रूट भी वो भी उसके साथ जुड़ता है ये रूट यहाँ से। तो ये महाराजा जो है हरि सिंह के टाइम में बड़ा ये इम्पोर्टेंट था एक ट्रेड कॉमर्स की दृष्टि से भी। तो अब ये जो पूरा ये गिलगित बल्तिस्तान गिलगित वजारत बड़ा क्षेत्र है ये, तो यहाँ आबादी कम है
तो लेकिन लेकिन ये ट्रेड कॉमर्स की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हम जब हम इतिहास में देखते हैं, सर ऑरलस्टाइन जो थे वो भी एक आर्कोलॉजिस्ट भी थे और उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया इस क्षेत्र को लेकर। ऑरलस्टाइन के बहुत सारे एक्सपेडिशन सेंट्रल एशिया में हुए, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में। तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारी सामग्री जो थी, प्राचीन धरोहर जो थी उस क्षेत्र की, उन्होंने खच्चरों के ऊपर लाद लाद करके वो भी दिल्ली ले आए। फिर यहाँ से बहुत सारा जो कलेक्शन है वो कुछ जर्मनी में चला गया, कुछ इंग्लैंड में है वो कलेक्शन। तो ये जो मध्य एशिया था, एशिया की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक सांस्कृतिक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी प्राचीन काल में, क्योंकि ये जोड़ता था ईस्ट एशिया को वेस्ट एशिया के साथ, है ना, फिर सेंट्रल एशिया के साथ साथ। तो बहुत सारे जो वहाँ पर कारोबारी आते थे जाते थे, कारवान आते जाते थे, तो एक समृद्ध क्षेत्र था एक। तो जब समृद्ध क्षेत्र है तो इसके साथ साथ वहाँ पर जो है बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर हैं, और अनेकों जो है धर्म के वहाँ पर जो है अनुयायी वहाँ बसे इस क्षेत्र में। तो बहुत सारी गतिविधियाँ रही हैं। ईसा पूर्व की भी इसमें बहुत सारे हमें जो है वहाँ पर चीज़ें मिली हैं। ये जो चीज़ें कहाँ से मिली, जो ऑरलस्टाइन को, ये जो प्राचीन जो गुम्पा थे, जब उस क्षेत्र में हम कहते हैं जो चाइनीज़ तुर्किस्तान में धर्म परिवर्तन जब हुआ तो उनकी अनदेखी हो गई, जो प्राचीन धर्मस्थल थे। तो उन कंदराओं में, उन गुफाओं में, उन जो है वहाँ पर जो देवालयों में बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ मिली, विग्रह मिले, और साथ साथ में पांडुलिपियाँ मिली। और ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से जो है ला करके फिर विभिन्न संग्रहालयों में अभी ये संयोजित है। ये पांडुलिपियाँ कौन से उसमें थी? देखिए, ये जो सर ऑरलस्टाइन की हम जब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो बड़े महत्वपूर्ण उसमें दस्तावेज हमें मिलते हैं। सर ऑरलस्टाइन की मैं जब बात कर रहा हूँ तो उसमें जो है ईसा पूर्व बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप उसको राष्ट्रीय संग्रहालय में देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा कलेक्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में बहुत बड़ा कलेक्शन है, जो सेंट्रल एशिया के एक्सपेडिशंस जो सर ऑरलस्टाइन ने करे, जो वहाँ से उन्होंने जो सामान लाया वो यहाँ पर सुरक्षित है, यहाँ पर अध्ययन के लिए भी रखा गया है। तो उसमें प्राचीन जो है मूर्तियाँ हैं, और उसमें जो है थंकाएँ हैं, पेंटिंग्स हैं सिलिक के ऊपर, वो भी हैं, और साथ साथ में बहुत सारे जो है अभिलेख हैं जो वहाँ से उन्होंने एकत्रित किए हैं, वो यहाँ पर है। और उस पर भी अभी ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी संभावना है उसको अध्ययन को लेकर के। अब यहाँ पर जो देखिए, ये चर्चाओं में क्षेत्र आ गया था। मैं ऑरलस्टाइन का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ऑरलस्टाइन के जो एक्सपेडिशंस हुए क्षेत्र में, उसी चर्चा में आ गया था क्षेत्र कि प्राचीन धरोहर का कोई वैल्यू है। जो प्राचीन चीज़ें, उस वक्त ज़्यादा लोगों को इसकी ओर ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन जब ये चीज़ें आ गई प्रकाश में ऑरलस्टाइन के द्वारा, उसके बाद बहुत सारे लोग भी गए होंगे क्षेत्र में ढूंढने के लिए क्या क्या वहाँ से मिल रहा है। तो जब ये पांडुलिपियाँ यहाँ गिलगित से मिली तो लोगों को इसका ज्ञान था कि ये बहुमूल्य है, तभी ये चर्चाओं में आ गया। तो चर्चाओं में सीधे ये जो है महाराजा के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि बहुत बड़ा खजाना मिला है वहाँ पर। ऐसा था कि एक जो मनुस्क्रिप्ट जो मिली थी उसमें था सद्धर्म पुंडरीका सूत्र। हाँ जी। ऐसा बताते कि वहाँ 2 बौद्ध मठों में इसका अध्ययन भी होता था और इसकी साधना जो भी एक प्रक्रिया थी। यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पर बौद्ध धर्म के भी लोग थे, हिंदू धर्म के भी लोग थे, जिन पर ज़्यादा चर्चा अब नहीं हो रही है। देखिए, महाभारत में जो 18 महाजनपद आए हैं, हाँ जी, कई बार 16 भी करते हैं तो कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, पर 18 महाजनपदों की जब चर्चा की है भीष्म पितामह के साथ, ये महाभारत में उल्लेख है, तो उसमें कश्मीर के साथ, कश्मीर एक जनपद है, महाजनपद है, उसके साथ दरद एक महाजनपद आया है। जो दरद की सीमाएं, अब दरदिस्तान एक हिस्सा है इस बल्तिस्तान मैं का, इसका उल्लेख उसको लेकर करूँगा। मैं आपको जो दर्दिस्तान की बात की आपने, तो देखिए, दर्द जो लोग हैं, दर्द हम जनजाति कहें या दर्द जो क्षेत्र है जिनकी अपनी एक अलग से भाषा है, दर्द भाषा भी वो प्रयोग में लाते हैं। इसका उल्लेख जो है ये जो ऊंचाई वाले स्थानों पर है, इसमें जो कश्मीर के राजतरनी में भी उल्लेख है कि दर्द जो लोग थे वो ऊंचाई पर रहते थे। एक तो जो वैली प्लेन है तो वहाँ पर तो आर्य लोग थे ही थे, तो ऊंचाई पर ही दर्द लोग रहते थे। तो यहाँ पर आपने दर्दिस्तान की बात करी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो क्षेत्र है बल्तिस्तान, ये पूरा दर्द क्षेत्र ही था, ये बल्तिस्तान पूरा दर्द क्षेत्र था। अब गिलगित में तो भी लोग रहते थे, बौद्ध धर्म के भी थे, और ये जो दर्द क्षेत्र था ये पूरा हिंदू बहुल क्षेत्र था।
यहाँ पर जो दर्दिस्तान की हम बात करते हैं, दर्दों की बात करते हैं, तो जब हम कालांतर में जाते हैं कि इनके अपने अपने जो है इनके रीति रिवाज थे, इनका इनका अगर हम अध्ययन करते हैं, अब कुछ ही गांव रह गए हैं। दर्दिस्तान की बात करते हैं तो कुछ ही गांव रह गए हैं जो जी 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 जी। जो अभी हमारी सीमा में है। दा हनु गरखुन दरचक, ये कुछ दर्द के गांव है जो अभी भी हमारी सीमा में है, जो अभी भी जो प्राचीन जो वैदिक सनातन संस्कृति थी उसको सजे हुए हैं, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। पहचान बनाए हुए कुछ गांव बनाए हुए हैं हमारे जो है लद्दाख के क्षेत्र में आते हैं ये गांव। तो लेकिन क्या हुआ कि 47 में जो कुछ गांव इनके एलओसी के पार भी थे, लेकिन उन सब का धर्म परिवर्तन उन्होंने कर लिया। अब वहाँ पर जो दर्द संस्कृति से, प्राचीन संस्कृति से जानने समझने वाले अब वहाँ नहीं रहे, तो वहाँ सब जो है वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया उस क्षेत्र में। तो यहाँ ये कुछ जो गांव है, ये तो जो है आज से जो है 100 साल पहले ये इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन बौद्ध धर्म के साथ साथ इन्होंने जो अपनी जो उनकी प्राचीन परंपराएं थे वो अभी भी उसको ये मानते हैं, उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन जो मुस्लिम बन गए इस क्षेत्र में, तो उन्होंने अपनी सारी वो चीज़ों से वो हट गए, वो कोई भी जो उनका प्राचीन जो संस्कृति थे उसके साथ अब वो नहीं जुड़े हुए हैं। सिर्फ इन कुछ गांवों को छोड़ करके जो जिन्होंने अब बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन इसके साथ साथ जो वो प्राचीन उनका जो संस्कृति थी, उनके त्यौहार थे, उनके पर्व थे, वो अभी भी वो मना रहे हैं। विशेष रूप से जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो भारतीय परंपरा में ही प्रारंभ हुआ है। जी, जी। और सब जगह फैला है। बुद्धिज्म के साथ साथ भी आध्यात्मिक ज्ञान फैला है। जिस धर्म सद्धर्म पुंडरीक सूत्र की बात कर रहे हैं, लोटस सूत्र जी 2012 में नेशनल जो म्यूजियम है उन्होंने, और एक संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी एंड सोका गक्कई करके, जी जापान की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको पब्लिश किया था, इसी वाले ग्रंथ जी। को। ये जो लोटस सूत्र की आप बात करते थे, लोटस सूत्र देखिए ये जो कश्मीर क्षेत्र में ही जो है इसकी संरचना कहिए, इसका मनन, इसका अध्ययन, इसका ज्ञान, इसका दर्शन जो है, फिर जब वो लिखित रूप में आया तो यहाँ से जो है जापान तक चला गया है। जी। जापान में इसको इसके अनुयायी हैं, इसके अध्ययन करने वाले, इसका मनन करने वाले जापान में हमें मिलते हैं। देखिए ये बड़ा केंद्र रहा है जो जम्मू कश्मीर का जो हम क्षेत्र करते हैं, कश्मीर का जो क्षेत्र है, तो इस दृष्टि से ये सांस्कृतिक केंद्र और आध्यात्मिक केंद्र ये हज़ारों वर्षों से रहा है। यहाँ से जो हमारी जो गिलगित जो पांडुलिपियाँ जो उपलब्ध हुई है गिलगित से, इसमें एक तो जो था जो शेफर्ड्स थे, चरावाहे थे, उनके हाथ में जो मैस्क्रिप्ट्स आए थे, उसके बाद मधुसूदन कोल शास्त्री जी ने जो यहाँ पर जो उत्खनन किया उससे भी जो प्राप्त हुई है। इसके बाद कहते हैं 47 से पहले जो कुछ पांडुलिपियाँ कराची के बाजार में भी देखी गई थी, मतलब वो जो इटालियन आपने टुच्ची की हाँ, बात की ना, ग्यूसेप्पे टुच्ची तो वो जो है इटालियन के जो कराची के बाजार में मिली थी, तो उसका अध्ययन फिर टुच्ची जी ने किया उसके ऊपर। तो 60 के करीब मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी टोटल अगर हम कहें कि जो गिलगित में जितने भी अभी तक हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स उपलब्ध हुए हैं, उसमें जो है करीबन 50 तो ग्रंथ है, 50 ग्रंथ है, और 50 ग्रंथ है, और इसमें 17 जो है अवदान है। अवदान 17 अवदान। हाँ 17 अवदान है, और अवदानों में हमें जातक कथाएं मिलती हैं, जो भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म थे उसकी गाथाएं, उसका जो उन्होंने जो कार्य किए हैं वो सब जातक कथाओं में। कराची म्यूजियम में है अभी वो नहीं सारे ग्रंथ नहीं है, कुछ ग्रंथ जो वहाँ पर है, अधिकांश जो ग्रंथ है वो तो पहले ही एसपीएस म्यूजियम लाए गए थे, श्री प्रताप सिंह म्यूजियम में, वो सुरक्षित हैं। और उसके साथ साथ जो उसके ऊपर जो चित्रित पट्टिकाएँ थी लकड़ी के ऊपर, वो भी सुरक्षित हैं, और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर हम कला के माध्यम से बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रंथ हमें मिले थे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ जो हमें ग्रंथ मिले हैं इसमें धार्मिक ग्रंथ हैं, इसमें फिलॉसफी के ग्रंथ हैं, इसमें आइकोनोमेट्री के ग्रंथ हैं कि अगर हमें जो है मूर्तियाँ बनानी है किस तरह से बनानी है। अगर हम बौद्ध धर्म की मूर्तियों की बात करें, उसके जो हैं क्या क्या आयत होनी चाहिए, किस अनुपात में होनी चाहिए, इसको आइकोनोमेट्री कहते हैं। और इसके साथ साथ जो फोक कहानियाँ हैं, फोक टेल्स हैं, है ना, वो भी उसका भी उल्लेख किया गया है इसमें। हाँ, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ऐसे भी ग्रंथ हैं इसमें जो आयुर्वेद के ऊपर हैं, मेडिसिन के संबंधित हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे एक ग्रंथ ऐसा भी है जो पाक कला के ऊपर है, कलनरी के ऊपर है, पाक शास्त्र के ऊपर है, मानव जीवन से जुड़े हुए चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो
बहुत सारी दृष्टि डालते हैं ग्रंथ, लेकिन अब इसमें एक और गुत्थी है, गुत्थी है जो अभी तक सुलझी नहीं है इन ग्रंथों को लेकर के। हमने कहा कि ये प्राचीन ग्रंथ हैं, हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथ हैं जो उपलब्ध है हमारे देश में। तो हमने टाइटल भी ढूंढ निकाले किस किस विषय पर है, लेकिन हम इनको अभी पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब हमने कुछ अक्षरों को जोड़ जाड़ करके ये बताया कि इस विषय पर ये ग्रंथ है। बहुत कार्य होना है इस पर। अभी तो कार्य हुआ ही नहीं इसके ऊपर, इन ग्रंथों के ऊपर कार्य हुआ ही नहीं है। अब इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है इसको लिपि को लेकर के। अब ये जो लिपि है ये मिश्रित लिपि है। हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो है ब्रह्मी भी है, ब्रह्मी लिपि भी है, इसमें गुप्तकालीन जो लिपि थी वो भी इसमें है, और इसमें शारदा लिपि जिसका एक तरह से उसका जो हो रहा था विकास हो रहा था शारदा लिपि का, हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी से जो है शारदा लिपि आ जाती है, फिर उसका विकास क्रम में वो आगे बढ़ जाती है। से भी मानते हैं हाँ, तो अब ये 2-3 लिपियों का मिश्रण है ये, और इसी मिश्रित लिपि में अब इसका क्या नाम रहा होगा इस लिपि का, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ ब्रह्मी के बारे में भी आपको बता दूं कि जो हमारा जो है एक लंबा जो एक रहा ना, एक अतिक्रमण रहा इस देश के ऊपर, हम अपनी सब जड़ों से कट गए। आप देखिए, हमें ये भी नहीं पता था कि ब्रह्मी है क्या चीज़। ब्रह्मी लिपि में हमारे पास अनगिनत जो शिलालेख हैं, हमें पता ही नहीं था, हम अभिज्ञ थे इससे कि ये लिपि में क्या लिखा गया है। तो इसका श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप ने जो इसको डिकोड किया ब्रह्मी लिपि को, तो तब हमें एक नया इतिहास सामने आया। ईसा पूर्व का बहुत सारा इतिहास इस ब्रह्मी के जो शिलालेखों से पता चला, और यहाँ पर ब्रह्मी है, यहाँ पर गुप्तकालीन जो लिपि थी वो भी इसमें है, शारदा लिपि भी है, सब मिश्रित है। अब इस मिश्रित गोल में हमने इसके टाइटल तो ढूंढ निकाले, लेकिन इसका दायरा प्रवाह से हम इसका अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। इस पर बहुत शोध की आवश्यकता है। और शोध क्यों आवश्यक है? देखिए, विद्वानों का इसमें कई मत है। विद्वानों का कहना है कि अगर हम जो ये लिपि को डिकोड कर पाए, लिपि को पढ़ पाए, तो इसमें जो विषय हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, ज्ञान तो हमें मिल जाएगा उससे। उसके साथ साथ जो इसमें भाषा है, अगर हमें ये भाषा मिल गई तो, क्योंकि ये जो गिलगित था ये एक सेंट्रल एशिया में का पार्ट है, तो जो इसके आसपास की भाषाओं का भी हमें ज्ञान मिल जाएगा एकदम। ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए भी कई बार ये होता है कि मिश्रित लिपि का प्रयोग किया गया ताकि कोडिंग बनी रहे इसकी। कोडिंग वो भी एक विषय है, वो भी बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, तांत्र के ग्रंथ हैं जो बिल्कुल एक जो है रहस्यमय लिपि से लिखे गए हैं। उसमें जो है ये शारदा भी, जो इसके प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है कि ये भी एक रहस्यमय ग्रंथों को जो सुरक्षित रखने की दृष्टि से में लिखा जाता था। तो यहाँ पर अब ये जो है विषय है, ये एक शोध का विषय है कि इनका अध्ययन किया जाए, इन ग्रंथों का, इस भाषा की दृष्टि से, लिपि की दृष्टि से भी, भाषा की दृष्टि से। तो यहाँ पर हमें जो है, जो इस क्षेत्र में जो भाषाएं बोलने वाली हैं, जैसे चाइनीज़ तुर्किस्तान में हैं जो भाषाएं हैं, चाइनीज़ हैं। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि जो है ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में, जो है पूर्व एशिया और जो है पश्चिम जो है एशिया में जो भी भाषाएं यहाँ बोली जा रही है, तो हमें एक कड़ी मिल जाएगी। हम उन सारी भाषाओं को हम आसानी से फिर पढ़ पाएंगे। अच्छा, आसानी से जान पाएंगे इन भाषा। चर्चा कर रहे थे हम कि मधुसूदन कौल शास्त्री ने 1938 में जी ये इसका उत्खनन किया, और बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से किया। जी। क्या अब भी लगता है कि वहाँ उत्खनन की और आवश्यकता है? ये जो गिलगित क्षेत्र को देखेंगे, गिलगित क्षेत्र बड़ा समृद्ध क्षेत्र था। अब आप देखिए, यहाँ पर जो है उस वक़्त शाही पटोला वंश था यहाँ पर, जिस समय के ये ग्रंथ हैं 5वीं-6वीं शताब्दी के। तो ये जो शाही पटोला जो एक शासन था वहाँ पर, उनकी भी वंशावली यहाँ इसमें सुरक्षित है इन पांडुलिपियों में। लेकिन अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं, कुछ नाम पढ़ पाए हैं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हम ये पट्टिकाएँ देख रहे हैं, जो चित्रण हुआ है, उसमें जो है, उसमें वो शाही जो राजा रहे होंगे उनका भी चित्रण है यहाँ पर, इस पर। अब आपने कहा कि संभावनाएं तो अपार हैं, संभावनाएं अपार, बहुत अपार हैं। देखिए, मैंने यहाँ आपको कहा कि यहाँ पर बौद्ध धर्म भी था और वैदिक संस्कृति भी थी यहाँ पर, क्योंकि इस समय भारत के कब्जे में नहीं है। हाँ। भारत का हिस्सा रहा है और जबरन पाकिस्तान द्वारा हटाया गया है, और चाइना, अफगानिस्तान, कई सीमाएं लगती हैं, भारत की भी लगती है।
अब चूंकि भारत जब तक उसको अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लेगा, तो जो परंपरा भारत की है ज्ञान को खोजने की, उसको संरक्षित करने की, वो मानसिकता तो पाकिस्तान की वहाँ के लोकल शासन में तो नहीं है। देखिए, अगर हम इसको वापस ले लेते हैं इस क्षेत्र को, ये हमारा क्षेत्र है, जी। उन्होंने काबिज हुए हैं इसके ऊपर, ये कब्जा तो हमें छुड़ाना है, जो है जिस तरह से उनका अवैध कब्जा है। अगर हमें ये क्षेत्र मिल जाता है तो हमारा एक एज रहेगा इस पूरे क्षेत्र को लेकर के। मतलब यहाँ चाइना भी है, फिर अफगानिस्तान भी है, फिर जो हम देखते हैं कि यूएसएसआर, तो उसके भी बहुत सारे राज्य इसके साथ हम जुड़ जाते हैं, तो हम सीधे यहाँ से जो है मास्को जा सकते हैं। जी। तो इस तरह का रास्ता यहाँ से निकल सकता है। और उसके साथ साथ हमारा वाणिज्य, हमारा जो है, जो तिजारत है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो भी हम इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो अभी तक जो कार्य हुआ है इसके ऊपर है, वो रघुवीर द्वारा किया गया है। 1974 में इसका फैक्सिमिले कॉपी छापा गया, इंट्रोडक्शन बाय, इसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन था, वो रघुवीर जी द्वारा और लोकेश चंद्र द्वारा। लोकेश चंद्र जी जो हैं वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, बहुत विख्यात बुद्धिस्ट स्कॉलर है, तो उनके द्वारा ये प्रकाश में लाए गए ये ग्रंथ। लेकिन अब ये खाली फैक्सिमिले कॉपी छपा, इसके ऊपर जो अध्ययन और शोध वो अभी बाकी है। अब आप एक और विचित्र चीज़ इन पांडुलिपि से जुड़ी हुई है कि ये जो पांडुलिपियाँ अब ये श्रीनगर में नहीं है, श्री प्रताप म्यूजियम में नहीं है। श्री प्रताप म्यूजियम में नहीं है ये पांडुलिपियाँ। कुछ पांडुलिपियाँ और कुछ जो ये चित्रित ऊपर जो कवर्स हैं वही वहाँ पर है। ये सारी जो पांडुलिपियाँ हैं, ये बहुत सारी जो पांडुलिपियाँ हैं वो यहाँ पर राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव में लाई गई हैं। क्यों लाई गई, इसके पीछे भी इतिहास है। हम देखते हैं कि जब 1947 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया हमारे देश पर, फिर उसके बाद हम देखते हैं चीन ने भी आक्रमण किया, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण ग्रंथ कश्मीर से यहाँ आ गया। कश्मीर से उठा करके इनको राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया। देखिए, इतने महत्वपूर्ण ये ग्रंथ रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से, कि जिससे इनको कोई हानि न पहुंचे, इनको यहाँ रखा गया है। जो आप चर्चा कर रहे थे भोजपत्र और ताड़पत्र, हमें यहाँ पर भोजपत्र मिल रहा है, भोजपत्र पर ग्रंथ मिल रहे हैं और ताड़पत्र पर ग्रंथ मिल रहे हैं। देखिए, भोजपत्र जो है 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये पेड़ होते हैं, उस पेड़ की खाल होती है, उसी खाल से ये भोजपत्र निकाला जाता है, जिसको अंग्रेजी में बर्च बार्क बोलते हैं। तो ये है, तो उस पर ये पांडुलिपियाँ लिखी गई में राजस्थान पास के बाद वहाँ पे जी ऊंचाई पर जो भी 14,000 फीट की, 13,500 फीट और 14,000 की फीट पर जो हमें ये बहुत सारे पेड़ मिलते हैं। इसलिए कश्मीर की धरती पे ही ये भोजपत्रों पे जो लेखन हुआ, ये बहुत आसानी से। और यहाँ पर आप देखिए कि कश्मीर हो या जो गिलगित है, सुरक्षा क्यों रहे सुरक्षित, प्रमुख कारण था जलवायु और ये जो मटेरियल जिस पर ये लिखा गया। तो ये दोनों चीज़ें जो है इनको सुरक्षित इसी कारण से सुरक्षित रह पाए। एक तो जलवायु के कारण, ठंडा प्रदेश है ये जो गिलगित का प्रदेश है, फिर उसके साथ साथ जो ये भोजपत्र है, ये अगर इसमें अच्छी इसका नियंत्रित एक वातावरण मिल जाए तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा है। तो ये आप कहना चाहते हैं कि इस समय जो ये गिलगित के पांडुलिपियां हैं, ये भारत की सबसे उपलब्ध, जो प्राचीन उपलब्ध पांडुलिपियों में से बिल्कुल मानी जाएगी। जी जी बिल्कुल। इससे प्राचीन अभी तक मिली नहीं है हमें, हो सकता है आगे हमें मिल जाए, पर प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ मिल जाए। हाँ, हमारे पास शिलालेख हैं, बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ये जो लिखित ग्रंथ हमारे पास अभी गिलगित मैनुस्क्रिप्ट्स ही हैं। तो इतने लंबे समय तक, हाँ जी, 5वीं शताब्दी से अगर माने, लगभग 1500-1600 वर्ष, हाँ जी, तो ये पांडुलिपियां सुरक्षित रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी रही है, साइंस रही है जी जी, इसके पीछे रहा होगा। एक तो जो एक जलवायु थी वहाँ की, फिर ये जो चयन किया उन्होंने मटेरियल का, वो भी रहा। और साथ में देखिए वहाँ ताड़पत्र मिला। अब देखिए ताड़पत्र कहाँ है, साउथ में है। तो देखिए कितना सांस्कृतिक आदान प्रदान रहा है इस वृहद भारत की जो हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरा देश जुड़ा हुआ था, देश अलग अलग खंडित नहीं था। तो एक सांस्कृतिक परिवेश में, सांस्कृतिक सूत्र में ये पूरा देश बंधा हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे चर्चा होती है कि वहाँ पर जो पांडुलिपि है उसके साथ जो चित्रकला भी जो थी, हाँ जी, भी अजंता एलोरा के साथ बड़ा सामंजस्य है ना, समानता है एक। देखिए जो पट हैं, पट्टिका हैं, उस पर तो है, आप देखेंगे बड़ी समानता है, जैसे आपने कहा कि अजंता के साथ साथ। और आप देखिए कि जो भी सुरक्षित हम देखते हैं, जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं, जो बौद्ध विहारों में हुई म्यूरल पेंटिंग्स, तो उसकी भी हम समानता देखते हैं।
और ये जो है, ये जो उत्खनन हुआ है बहुत पहले हुआ है। अभी भी आवश्यकता है कि और जगहों पर भी इस तरह के कार्य किए जाएं, सर्वे किया जाए, अध्ययन किया जाए, शोध किया जाए, तो और भी हमारी प्राचीन जो संस्कृति है वो सामने आएगी। क्योंकि उत्खनन का कार्य तो 1947 से पहले का है, जी राज्य जी विभाजन से जी पहले जी। का। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा आवश्यकता है कि भविष्य में ये उत्खनन और होना चाहिए, जिससे कि भारत को अपनी प्राचीन इतिहास का और ना जी जी संस्कृति का एक और भी कुछ पन्ने मिले। जी जी, ज़रूर मिलेंगे, इनमें मिलेंगे। आप देखिए कि जो है महाभारत के प्रसंग, हस्तलिखित प्रसंग चाइना में मिलते हैं हमें। तो चाइना से हमारे ऐसे ग्रंथ मिले हैं जिसमें महाभारत के पर्वों का उल्लेख है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ नष्ट हुई है। तो मतलब जैसे पहले मैंने कहा कि जो एक लंबी अवधि रही, जो हम अधीन रहे तो दूसरे मुख्यतः साम्राज्यों के। इस क्षेत्र की जो मुख्य भाषाएं रही हैं, दरद को भी मानते हैं और शिना भाषा को भी मानते हैं। बीच बीच में दर्द, और भी बोलियां इसमें प्रचलित रही हैं, चार देखिए पांच एक तो बोलियां। मेजर जो लैंग्वेजेस हैं, जी उसके बाद बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं। जी। तो वो तो हैं इस क्षेत्र में, बहुत ही एक रिच क्षेत्र है। अगर हम भाषा जो है की दृष्टि से देखें, तो अभी क्या हो रहा है कि भाषाएं लुप्त भी हो रही हैं, क्योंकि उसके बोलने वाले, समझने वाले तो वो भी कम हो रहे हैं। तो जो जो बड़ी भाषाएं हैं, जो ज़्यादा प्रचलित है, वो उनको टेक ओवर कर रही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। जो बहुत सारी चीज़ें जो जनश्रुतियों में है, जनश्रुतियों के माध्यम से हम उसको जो है, हम उसको ला सकते हैं सामने, उसको उसको लिख सकते हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उस डाटा से हम जो है इतिहास पर हमें एक अच्छी दृष्टि पड़ सकती है, और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और जो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं, तो हमें वो बहुत आवश्यक है। वो देश, दो विभिन्न देशों को जोड़ते हैं। जो है इसकी जो सीमाएं होती है देशों की, उससे परे जाती है वो, जब हम सांस्कृतिक जो है एक मानचित्र सामने रखते हैं। गिलगित के जो मैन्युस्क्रिप्ट बताते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का अगर कोई पहचान है तो वो भारत भूमि है। हाँ जी और अब तक जो विश्व में जो धर्म चल रहे हैं, जी जी इनसे बहुत पुराना प्राचीन धर्म का इतिहास भारत की भूमि पे उपलब्ध है। जी जी भले ही वो आज हमारे कब्जे में नहीं है वो स्थान, परंतु भारत की सबसे प्राचीनतम कहेंगे जो पांडुलिपि है, वो गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में जी जी हमको और पूरे विश्व को प्राप्त है। जी जी। और ये जो है यहाँ का जो इन पांडु में जो ज्ञान, दर्शन, विज्ञान जो है, उस पर शोध और चिंतन और मनन हो, तो ये आगे हमारा और भी मार्ग प्रशस्त करेगा, पूरे मानव जाति का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि जो हमारी जो भारतीय जो धरोहर है, वो तो पूरे विश्व के लिए है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम किसी क्षेत्र में नहीं पढ़ रहे हैं, किसी किसी क्षेत्र में की बात हम नहीं करते हैं, या किसी मत की, किसी क्षेत्र की, क्या किसी की। हम तो एक पूरे विश्व की बात करके हम चले हैं हजारों सालों से, और उस चीज़ को हम लेकर के और आगे बढ़ेंगे। जी, गिलगित जो है एक और भी विशेषता है, हुंजा वैली, हुंजा नगर जो है, जी जी जी। जहाँ बताते हैं कि सबसे अधिक लंबी उम्र के लोग जीवित हाँ, रहते हैं और युवा भी रहते हैं। देखिए ये जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो प्राकृतिक जो संपदा है उसका वो सेवन करते हैं। आप जितना प्राकृतिक रूप से जुड़ेंगे, तो आप बीमारियों से भी निश्चित तौर पर दूर रहेंगे, बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी। आप देखिए यहाँ पर जो बहुत सारे क्षेत्र है, यहाँ पर जो है जौ उगाई जाती है। यहाँ पर जो हम देखते हैं एप्रिकॉट्स, खुबानी इस क्षेत्र में होती है। तो जौ की भी बहुत सारी जो है एक लाभ है, एक औषधि रूप में है। जौ जो है उसका सेवन तो हमारे पुराणों वेदों में उसका उल्लेख मिलता है, उसकी आहुति दी जाती थी, जौ का है। तो यहाँ पर जो है इन चीज़ों का अगर हम सेवन करें, तो सेवन करने से हम रोगों से भी रोग मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो और हम जो है एक दीर्घ आयु भी प्राप्त करेंगे इनके सेवन से। इस क्षेत्र में मानव जीवन को भी दीर्घ काल तक, शरीर को चलाने के लिए दीर्घ काल तक जी, ये भी व्यवस्था है, और मैन्युस्क्रिप्ट को भी दीर्घ काल तक प्रोटेक्ट करने की भी, देखो ये भूमि जी जी अपनी पहचान रखती है। पहचान सबसे रखती है। प्राचीनतम अगर हस्तलिखित पांडुलिपि वहां मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र बड़ा विशेष है, बहुत विशेष है। और ये समृद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर खनिज बहुत सारे हैं। लेकिन अब जो है ये एक दुखद बात है कि हमारे पास ये अभी क्षेत्र नहीं है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। चलिए ईश्वर और से प्रार्थना है कि हाँ, भारत का हिस्सा शीघ्र वापस बिल्कुल। बन जाए, जी 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 और ऐसे उत्खनन और हों और जी शोध जी सामने आए, जिससे जी भारत जी की संस्कृति और इतिहास, लिपि सबका एक अलग प्रकाश पूरे विश्व को प्राप्त हो। जी जी।